प्रेशर हमारा क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट का मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स। प्रेशर हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया या फिर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो जैसे कोई सरफेस है, इस पे हमने कोई वेट रखा है, मास m। अब इस मास के नीचे जो एरिया है वो सपोज है हमारे पास एरिया इन कांटेक्ट बोल देते हैं, ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया इन कांटेक्ट विथ ब्लॉक। क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग एरिया है वहाँ पे हमारा कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, बाकी हमारा जो इस मास के कांटेक्ट में एरिया है वहाँ पे कितना फोर्स लगेगा? mg के बराबर। तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया? mg अपॉन एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 इंटू 10⁴ -4 मीटर स्क्वायर। इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। सपोज मास हमारा है 5 kg, तो 50 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा। प्रेशर की यूनिट्स क्या होती हैं? यूनिट्स ऑफ प्रेशर, SI यूनिट, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर। CGS क्या हो जाएगा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी जो हम यूनिट्स यूज करते हैं वो क्या होती हैं? अदर यूनिट्स, जैसा हमारा 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर को जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में 1 ATM लेते हैं। 1 ATM होता है हमारा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं। तो 1 ATM हमारा होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। एक और यूनिट होती है 1 बार 10⁵ पास्कल। तो इतनी यूनिट्स हमें पता होनी चाहिए। ये तो प्रेशर की जनरल डेफिनेशन थी। हमें क्या देखना है? प्रेशर इन लिक्विड्स के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लिक्विड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेशर इन लिक्विड्स एट रेस्ट। तो सपोज हमारा इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, रेस्ट में है, मतलब यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे हैं। सपोज इसके अंदर एक सॉलिड बॉडी हमने रख दी, इस पे फोर्सेस कौन लगाएगा? इस पे फोर्सेस कौन लगाएगा? लिक्विड लगाएगा। लिक्विड लगाएगा बॉडी पे फोर्स। और तो फोर्सेस हो सकते हैं हमारे या तो F1 लिक्विड की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स, और हो सकता है लिक्विड इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रहा हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो फोर्सेस सरफेस के परपेंडिकुलर हैं वही एक्ट करते हैं इस बॉडी में। हमारा F2 क्यों नहीं लग रहा, उसको हम देखते हैं। तो पहले पॉइंट लिखेंगे ओनली
forces perpendicular to the only forces perpendicular to the surface acts on the body। टेंजेंशियल इस सरफेस के अलोंग जो फोर्स है वो क्यों नहीं लग रहा? टेंजेंशियल फोर्सेस डज नॉट एक्ट। इसके पीछे का रीजन हम आराम से समझेंगे, आते हैं। सपोज अगर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, लिक्विड ने बॉडी पे फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, तो लिक्विड ने सपोज फोर्स लगाया लिक्विड बॉडी में ऊपर की तरफ, तो बॉडी क्या करेगी? न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, फ्रॉम थर्ड लॉ, बॉडी क्या करेगी? लिक्विड पे, बॉडी हमारा लिक्विड पे डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगी। तो अगर बॉडी अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रही है तो यहां पे प्रॉपर लिख लेते हैं, लिखते हैं इफ लिक्विड अप्लाइज टेंजेंशियल फोर्स ऑन बॉडी, तो बॉडी भी क्या करेगी? देन बॉडी ऑल्सो अप्लाइज अपोजिट फोर्स। जितना टेंजेंशियल फोर्स हमने अप्लाई किया है, F2 अगर ऊपर की तरफ अप्लाई किया तो इस लिक्विड पे फोर्स नीचे की तरफ आना चाहिए। लिक्विड ने जितना बॉडी पर लगाया उतना ही बॉडी इस लिक्विड पर लगाएगी। देन बॉडी ऑल्सो अप्लाइज फोर्स ऑन अपोजिट डायरेक्शन। ये हमने किससे देखा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। अब तो लिक्विड मॉलिक्यूल हमारा मूव करना चाहिए था, है ना? फोर्स ऑन अपोजिट डायरेक्शन टू लिक्विड। सो अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो वो यहाँ पे लिक्विड में तो हल्का सा फोर्स लगेगा, ये मूव करने लगेगा, इस मॉलिक्यूल पे हल्का सा फोर्स लगेगा तो मूव करने लगेगा। सो लिक्विड मस्ट मूव, बट हमें ऐसा कुछ दिखता नहीं है, बट इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन लिक्विड्स एट रेस्ट। सो हमारा सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा? परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करेगा। तो टेंजेंशियल फोर्स क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि अगर लिक्विड बॉडी पर टेंजेंशियल फोर्स F2 ऊपर की तरफ लगा रहा है तो बॉडी क्या करेगी? लिक्विड पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, तो ये वाले लिक्विड मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ मूव करने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि हम जब इसे ऑब्जर्व करेंगे तो लिक्विड हमें तो रेस्ट में दिख रहा है। इसलिए हम कौन से फोर्सेस कंसीडर करेंगे? सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्सेस। तो ये जो परपेंडिकुलर सरफेस के जो परपेंडिकुलर फोर्सेस आएंगे उसी को कंसीडर करेंगे। सपोज ये फोर्सेस अगर हमारे F1 हमने बोला था, तो यहां पे प्रेशर कितना आ जाएगा इस वाले सरफेस पे? F1/A।
तो यहाँ पे तो देयरफॉर प्रेशर इस ऊपर वाले सरफेस की अगर बात करें तो F1/A आ जाएगा। इस वाले सरफेस की बात करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि प्रेशर हाइट के साथ वैरी करता है, तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पर अलग अलग प्रेशर होगा। तो अगर प्रेशर अलग है तो फोर्स भी अलग होगा। अब लेकिन बात एक ध्यान देने वाली है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है, सेम हाइट पर है, तो जितना प्रेशर यहाँ पे एक्ट करेगा उतना ही यहाँ पे, क्योंकि जितना लिक्विड यहाँ पे ऊपर है उतना ही लिक्विड यहाँ पे ऊपर है, तो जो इसकी वजह से इफेक्ट आएगा उतना ही इफेक्ट इसकी वजह से आएगा। इसलिए इधर वाले जितने भी फोर्सेस हैं वो कैंसिल हो जाएंगे इन साइड वाले फोर्सेस से। इसके बारे में नेक्स्ट डिस्कशन हम करेंगे। तो इसी में हमें एक पॉइंट लिखना है, पहले इतना नोट कर लें पॉज करके। यहीं पे हम एक नोट लिखेंगे, shear stress in liquids, in fluids। हम आइडियल फ्लूइड कंसीडर कर रहे हैं। आइडियल फ्लूइड का मतलब फ्लूइड की लेयर्स के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, और भी चीज़ें होती हैं इसमें, तो अभी के लिए सिर्फ आइडियल फ्लूइड लिख रहे हैं। shear stress in fluids that are ideal is negligible। जैसा हमारा हम सॉलिड्स में क्या देखते हैं, ये अगर सॉलिड बॉडी है, इस पे अगर F फोर्स लगाया तो इसके शेप में चेंज हो जाता है, इसका शेप चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ शेप चेंज हो जाता है। बट अगर हमने आइडियल फ्लूइड में सेम अगर आइडियल फ्लूइड होता, थोड़ा सा भी फोर्स लगाते तो फ्लो होना चालू हो जाता, इट विल फ्लो। इसलिए मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड का लेयर है ये कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लो होना चालू हो जाता है, जबकि यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्ट कर रही है। इस पीछे वाली लेयर इस लेयर के जस्ट नीचे वाली लेयर, इस पे क्या लगा रही होगी, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। इनके बीच में अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शन होगा तो अगर हम लेयर कंसीडर करें तो नीचे वाली लेयर इसको जाने नहीं दे रही होगी आगे की तरफ, जिसकी वजह से इसका शेप चेंज हो गया है। प्लस पर अगर फ्लूइड्स में अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो वो फ्लो होना चालू हो जाते हैं, इसलिए हम shear स्ट्रेस आइडियल फ्लूइड में ज़ीरो मानते हैं। रियल फ्लूइड्स में भी होता है, रियल फ्लूइड्स में भी हम नेग्लिजिबल मानते हैं। जैसा हमारा हनी है, हनी में अगर हमने फोर्स लगाया तो वो धीरे धीरे फ्लो करता है, पर फ्लो करता है। हनी में जो भी लेयर बाय लेयर हैं वो अपोज करती हैं उसके मोशन को, तो वो हमारा रियल फ्लूइड है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो shear स्ट्रेस इसमें थोड़ा सा है और आइडियल में हमारा नेग्लिजिबल मानते हैं। इसको नोट कर सकते हैं, ये हमारा लिक्विड है, ये हमारा सॉलिड। इसे नोट में ही लिखना है,
क्योंकि हम प्रेशर इन लिक्विड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अब हम बात करें लिक्विड की। सपोज यहाँ पे कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और ये रेस्ट में है, तो किसी पॉइंट ए की अगर हम बात करें, इस पॉइंट पे जो लिक्विड का मॉलिक्यूल होगा उस पे ये जो साइड वाले लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस पे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से ए हमारा किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। ए की अगर हम बात करें, ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पर हमारा फोर्सेस सभी डायरेक्शन से लग रहे हैं, और यहाँ पे जो नेट इफेक्ट आएगा ए पर, इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। इक्विलिब्रियम ऑफ ए इज मेंटेन्ड। अब यहाँ पे अगर बात करें, इस ए पॉइंट पर ये लिक्विड क्या कर रहा होगा, इस लिक्विड की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा होगा, फोर्स आ रहा होगा, फोर्स या फिर प्रेशर। तो हर एक पॉइंट पर जो इसके साइड वाइज होंगे सब इस पे कितना फोर्स लगा रहे होंगे, एफ फोर्स। तो हर एक फोर्स कैंसिल हो जाएगा, इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे। चाहे हम बी पॉइंट कंसीडर करें तब भी यहाँ पे फोर्सेस कैसे होंगे, इक्वल होंगे। बी पॉइंट पे भी सारे फोर्सेस इक्वल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर at some height, pressure at depth h from liquid surface। लिक्विड सरफेस का क्या मतलब है, जो हमने अगर कंटेनर में लिक्विड लिया है, ये कंटेनर में लिक्विड लिया है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको हम बोलेंगे फ्री सरफेस। यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक ब्लॉक कंसीडर कर लेते हैं, एक लिक्विड कंसीडर किया है, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में हमने लिक्विड को कंसीडर किया है। तो लिख लेते हैं, लेट सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज कंसीडर्ड। इस सिलेंडर को हम यहाँ पे बना लेते हैं। इसका रेडियस मान लेते हैं r, इसका हाइट h। ऊपर वाले सरफेस पे इसके ऊपर कम लिक्विड लेयर है, तो यहाँ पे जो भी फोर्स आएगा मान लेते हैं F1। इस नीचे वाले सरफेस पे इस पूरे लिक्विड की वजह से फोर्स आएगा, तो मान लेते हैं F2। फोर्सेस दोनों अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे अगर हम
प्रेशर 1 पे देखें, प्रेशर 1 पे कितना आएगा, फोर्स अपॉन एरिया, तो P1 आ गया हमारा F1 अपॉन A1 और P2 आ गया हमारा F2 अपॉन, एरिया तो सेम है, पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर। ये आ गया प्रेशर। तो प्रेशर का डिफरेंस कितना आ रहा, प्रेशर 1 पे और प्रेशर 2 पे हमारा आ चुका है। तो हम F1 और F2 लिख सकते हैं P के टर्म्स में। अगर ध्यान से देखें तो इसका वेट, अगर ये हमारा लिक्विड कैसा है, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि लिक्विड नीचे नहीं जा रहा, एज लिक्विड इन सिलेंड्रिकल वॉल्यूम इज इन इक्विलिब्रियम। सो मतलब नेट फोर्स हमारा क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। नेट फोर्स कैसा आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। या फिर फोर्सेस कैसे होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे फोर्स को बैलेंस करेंगे तो F1 F2 तो है, और हमारा क्या आएगा, इस लिक्विड कॉलम की वजह से हमारा इसका वेट mg। अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है। तो F1 प्लस mg इक्वल टू F1 प्लस mg इक्वल टू F2। तो यहाँ से F2 माइनस F1 इक्वल टू mg। F2 को क्या लिख सकते हैं, P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू ए। मास को क्या लिख सकते हैं, इस लिक्विड का डेंसिटी मान लेते हैं रो, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। एरिया हमारा कॉमन आ गया, P2 माइनस P1। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया, यहाँ पे लिख लो F1 अपॉन ए, F2 अपॉन ए, क्योंकि हमने वहाँ पे ए को यूज़ किया है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अगर पाई आर स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है तो पाई आर स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं। हमने एरिया को क्या लिया था, पाई आर स्क्वायर, P2 माइनस P1 रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। तो यहाँ से हमारा पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच आ चुका है हमारा। ये आ गया हमारा इस पॉइंट पे इन दोनों सरफेस के बीच में प्रेशर का डिफरेंस, ऊपर वाले और नीचे वाले सरफेस में प्रेशर का डिफरेंस आ गया है। अब यहाँ पे हमने अगर ध्यान दें तो हमने इस कंटेनर के ऊपर जो एटमॉस्फेयर होगा उसकी वजह से प्रेशर कंसीडर नहीं किया है। तो उसको नेक्स्ट में हम नोट करेंगे, पहले इतना नोट कर लें। तो प्रेशर हमारा कहाँ पे ज़्यादा है, P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। तो प्रेशर हमारा ऊपर वाले से नीचे कितना ज़्यादा है, रो जी एच। इस पॉइंट के ऊपर इतना लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर आया रो जी एच। नेक्स्ट देखेंगे, ध्यान दें तो हमने क्या कंसीडर किया था, लिक्विड कॉलम की वजह से
बस प्रेशर कंसिडर किया था। बट एक्चुअल में क्या होगा, हमारे पास इस ऊपर वाली सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हमने कंसीडर किया था ये वाला पॉइंट P1, यहाँ पे पॉइंट P2। तो P2 की वैल्यू अगर हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से, तो P2 कितना आएगा, P1 प्लस ये एटमॉस्फेयर की वजह से भी, तो P0 प्लस P1 प्लस इस वाले लिक्विड कॉलम की वजह से ρgH, इस पॉइंट पे P2, तो ρgH। और क्या लिख सकते हैं हम कि अगर हमारे पास लिक्विड है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 एक्ट कर रहा है, सपोज हमारे पास कोई पॉइंट A है जो कि H हाइट बिलो है, तो प्रेशर एट A कितना आएगा, P0 प्लस ρgH। हमने डेरिवेशन सिलेंड्रिकल वॉल्यूम लेके किया था, कोई भी वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि हमारा फॉर्मूले में सिर्फ हाइट ही बचेगा, एरिया वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम कंसीडर करके डिराइव कर सकते हैं। तो प्रेशर एट A कितना आ गया, P0 प्लस बाहर वाला प्रेशर P0। अगर इसे नेग्लेक्ट किया गया है तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, तब प्रेशर एट A कितना आएगा, ρgH। अगर बोला जाता लिक्विड कॉलम की वजह से, ड्यू टू लिक्विड की वजह से A पर प्रेशर कितना है, सिर्फ ρgH। तो सिर्फ लिक्विड की वजह से कितना है, ρgH। और अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं तो A पॉइंट पे कितना है, P0 प्लस ρgH, एटमॉस्फेयर की वजह से प्लस लिक्विड की वजह से प्रेशर। तो इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, लिख लें इसे। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि प्रेशर हमारा, प्रेशर एट सेम लेवल रिमेन्स सेम। अब इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिक्विड हमारा सेम होना चाहिए, लिक्विड सेम होना चाहिए, तब हमारा प्रेशर सेम आएगा। क्यों आएगा, सपोज हमारा इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे सिर्फ लिक्विड की वजह से, एटमॉस्फेयर की भी वजह से अगर कंसीडर करते हैं, P0 आएगा, प्रेशर एट A कितना आ जाएगा, P0 प्लस ρgH। B पर भी कितना आएगा, P0 प्लस ρgH। B पर भी सेम, C पर भी सेम, मतलब प्रेशर A, B और C पर सेम रहेगा। तो सेम लेवल पे प्रेशर हमारा सेम रहता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। बट अगर हमारे पास सपोज दो कंटेनर्स हैं, इसमें पॉइंट A
इसमें पॉइंट बी। सेम ये एच हाइट, इसमें भी हाइट सेम एच हाइट। अब हम देखेंगे कि प्रेशर सेम नहीं आएगा। सपोज इसमें लिक्विड भरा है जिसका डेंसिटी कितना है ρ1, इसका डेंसिटी हमारा ρ2। तो मान लेते हैं ये ए पॉइंट कैसा है, नीचे है, ये हमारा बी पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट, दोनों पॉइंट एच हाइट पे हैं। ए पर कितना आएगा, P0 प्लस ρ1 GH। बी पर कितना आएगा, P0 प्लस ρ2 GH। तो अब हमारा डिपेंड करेगा कि ρ2 बड़ा है या फिर ρ1। अगर ρ2 बड़ा होता तो हमारा बी पर प्रेशर ज़्यादा आता इन कंपैरिजन टू प्रेशर एट ए। तो हमारा सेम लेवल पे प्रेशर सेम तो रहता है, पर लिक्विड हमारा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे इसी के आगे, इफ ρ2 इज ग्रेटर देन ρ1 देन प्रेशर एट B इज ग्रेटर देन प्रेशर एट A। अब सपोज हमारे पास ये 3 कंटेनर्स टाइप के हैं, तीन कंटेनर है, इस पे हमने लिक्विड भर दिया है सेम हाइट तक। तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ताकि हमारा लिक्विड कैसा रहे, सेम रहे। ये मान लेते ये हमारा बेस लाइन। हमें क्या करना है, ए पर प्रेशर और बी पर प्रेशर और सी पर प्रेशर बताना है कि इक्वल रहेगा, ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। तो अगर हम वैसे सोचें, नॉर्मली अगर सोचें तो हमें क्या लगेगा कि इसका एरिया ज़्यादा है नीचे वाले सरफेस का, तो ये सी पर ज़्यादा प्रेशर लगाना चाहिए। यहाँ पे तो बहुत कम पानी आ रहा है इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर बहुत कम एरिया में पानी है, तो यहाँ पे प्रेशर कम आना चाहिए। और बी पर प्रेशर कैसा आना चाहिए, सेम जैसा आना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो जब हमने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था तो किस पे डिपेंड कर रहा था, ρg और h पर, डेंसिटी पर और हाइट पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा था। तो यहाँ पे सिर्फ हाइट इम्पॉर्टेंट है, हमारा एरिया इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो प्रेशर एट ए, हमारा प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी, तीनों सेम रहेगा एज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड डिपेंड्स ऑन हाइट। तो लिक्विड की हाइट पर डिपेंड कर रहा, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, नॉट ऑन एरिया। इस वाले को हम कंसीडर करके इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी देखेंगे। तो पहली बात तो तीनों पे प्रेशर सेम रहेगा, हमारा कंटेनर कैसा है, उसका शेप कैसा है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है।